नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उसी सेक्शन में जिसमें हम मॉडल पेपरों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 5। और यहाँ से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर जो लगातार हमारे चल रहे हैं। तो 5 नंबर मॉडल पेपर है वो अपन देख रहे हैं। और 5 नंबर मॉडल पेपर में देखो तो किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं और इन्हीं के आधार पर आपकी परीक्षा में जो आपको 6 अप्रैल को लगने वाली है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग मिलते जुलते। तो देखो दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न हैं और आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और ये टाइम तो रिवीजन का है तो आपका रिवीजन भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो एक बार कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। यानी कि वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता क्या थी। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय हो गई थी या द्विध्रुवीय हो गई थी या बहुध्रुवीय हो गई थी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारी राजनीति थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो द्विध्रुवीय हो गई थी। हम देखते हैं जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो शीत युद्ध शुरू हो गया था। और शीत युद्ध में दो ध्रुव बन गए थे दुनिया में। और दो ध्रुव कौन से थे तो एक तो था क्या नाम है यूएसए के द्वारा बनाया गया नाटो और दूसरा था सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया वार्सा पैक्ट। शॉक थेरेपी का तात्पर्य क्या है तो शॉक थेरेपी का जो तात्पर्य होता है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। याद रखना दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शॉक थेरेपी का तात्पर्य आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके बाद 7 दलों का गठबंधन किससे संबंधित है तो 7 दलों का गठबंधन है या 7 पार्टी जो अलायंस है वो नेपाल से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है तो भारतीय विदेश नीति के जनक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने को याद रखने हैं क्योंकि विदेश नीति तय करने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना था तो ये गोवा भारतीय संघ का राज्य जो बना था वो बना था 1987 में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दल अखिल भारतीय दल है तो अखिल भारतीय दल की बात करें तो अखिल भारतीय दल ये ऐसे पूछ रहा है कि कौन से दल ने संपूर्ण भारत में अपने जो पैर है वो पसार रखे हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी तो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी थी तो दोस्तों बता देता हूँ सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी थी वो थी कम्युनिस्ट। इसके बाद हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था तो हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन हुआ था तो गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों पूछ सकता है लेकिन इन सभी में से बात करें तो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो ये 7 पार्टी अलायंस नेपाल से संबंधित है। विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जानते हैं। और इसके बाद बर्लिन की दीवार उसके बाद और ये हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था तो किसका उत्पादन हुआ था तो वो सर्वाधिक उत्पादन हुआ था गेहूं का। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला जो प्रश्न है वो है हमारा लोकनायक के नाम से किस भारतीय राजनेता को जाना जाता है तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो वो जानते हैं हम जयप्रकाश नारायण को, जेपी को। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगले प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आते हैं देखो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का मताधिकार कितना है दोस्तों। देखो ये वाला प्रश्न आपको पहले नहीं देखा हुआ तो दोस्तों देख लो एक बार। लोकनायक के नाम से किस भारतीय राजनेता को जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का मताधिकार कितना है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का मताधिकार है लगभग 16.52, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद जैविक हथियार संधि पर ज़्यादा देशों ने साइन किए थे तो मैं बता देता हूँ दोस्तों 2 संधि आती हैं जैविक हथियार संधि। इस पर लगभग 155 देशों से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था तो भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कब अंगीकृत हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात झगड़ों के निपटारे हेतु कौन सी संस्था बनाई गई थी तो दोस्तों मैं बता देता हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1914 से 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद झगड़ों के निपटारे हेतु एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ, नेशनल लीग जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ, ये संस्था बनाई गई थी। आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन द्वारा देश की विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था तो दोस्तों याद रखना आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। और इस समय विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर ये कर दिया गया था 6 वर्ष।
अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा रखा गया था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था मंडल मुद्दे के द्वारा। और ये मंडल मुद्दा दोस्तों आपको आता भी होगा, ये मंडल मुद्दा यही बना था और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो मंडल मुद्दे के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है वो किया गया था। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी थी? विश्व में कहाँ की बात कर रहा है? तो साम्यवादी की बात कर रहा है। तो साम्यवादी में बताऊं, साम्यवादी पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर बनी थी रूस में, जिसको हम USSR बोलते थे 1991 से पहले, और 1991 से पहले सोवियत संघ बोलते थे। उस सोवियत संघ में 1917 अक्टूबर में ये लोकतांत्रिक सरकार है वो साम्यवादियों की बनी थी। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या होती है दोस्तों? तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता होती है वो होती है संपत्ति का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व का होगा। यानी कि जो भी संपत्ति होती है उस संपत्ति पर जो सर्वाधिक प्रभाव होता है, उस संपत्ति पर सर्वाधिक प्रभावी रूप होता है वो किसका होता है? निजी लोगों का होता है दोस्तों। किसका होता है? निजी लोगों का। किस पर? संपत्ति पर। इसके बाद दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो सिंपल सी बात है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो सोवियत संघ ने अपनाया था उदारवादी अर्थव्यवस्था को। किसको अपनाया था? उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और ये भी याद रखने वाली बात है। लेकिन याद रखना, सोवियत संघ के विघटन से पहले सोवियत संघ में किस प्रकार की विचारधारा चलती थी? तो उस समय सोवियत संघ में कम्युनिस्ट विचारधारा है वो चला करती थी। सोवियत प्रणाली की दो विशेषताओं की बात करें तो सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं, एक तो सोवियत प्रणाली की जो सरकार थी वो नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कम्युनिस्टों की सरकार थी। यानी कि सबसे पहले याद रखना है सरकार किसकी है? तो कम्युनिस्टों की सरकार थी, दूरी कम्युनिस्ट थी इसकी। और इसके बाद दूसरी बात करें तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो योजनाबद्ध तरीके से राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरी इसकी जो क्या नाम है अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से थी और राज्य के नियंत्रण में थी। योजनाबद्ध तरीके से राज्य के नियंत्रण में थी। योजनाबद्ध तरीके से राज्य के नियंत्रण में थी। क्या? तो ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली की दो विशेषता बताओ। तो सोवियत प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट थी और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध तरीके से किसके हाथों में थी? तो राज्य के हाथों में थी। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया था? तो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया दोस्तों? तो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ? तो पेंसिल्वेनिया में। हाँ, तो दोस्तों याद रखना, तो सबसे पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? अमेरिका में, और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। और दोस्तों ये पेंसिल्वेनिया वही है यहाँ पर एक हवाई जहाज पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर एक हवाई जहाज गिराया गया था पेंसिल्वेनिया के खेत में। इसके बाद तालिबान किस देश से संबंधित है? सो दोस्तों याद रखना, तालिबान तो ये अभी हाल ही में ताज़ा घटना है और ये तालिबान की जो घटना है वो है अफ़गान से संबंधित। किससे संबंधित है? अफ़गानिस्तान से संबंधित है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किन्हीं दो समझौतों के नाम बताइए दोस्तों। तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए मैं बता दूं, अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अंटार्कटिका प्रोटोकॉल किया गया है जो 1959 में हुआ था, 1959 में अंटार्कटिका प्रोटोकॉल। आपको आता होगा अंटार्कटिका प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो अंटार्कटिका प्रोटोकॉल हुआ था, अंटार्कटिका प्रोटोकॉल, और ये तो हुआ था 1959 में। अंटार्कटिका प्रोटोकॉल 1959 में। और वहीं पर जो ओजोन परत थी उस ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन दोस्तों याद रखना ये हुआ था 1975 में। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना कब गठन हुआ था? तो इसका हुआ था 1975 में। मैकडोनाल्डीकरण से क्या आशय है? दोस्तों बता रखा है मैकडोनाल्डीकरण से क्या तात्पर्य है। तो संसार में जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं वे संस्कृतियाँ अब अपने आप को क्या कर रही हैं? तो अमेरिका की तर्ज पर डालने लग गई हैं। उसी को कहते हैं अपन मैकडोनाल्डीकरण। सिंपल सी भाषा में बोले तो मैकडोनाल्डीकरण का जो तात्पर्य है यानी कि संसार की जितनी भी संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं विभिन्न देशों की, चाहे वो अमेरिका को छोड़कर कोई सा भी देश हो, हम देख पाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर
ताकतवर देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है अमेरिका। और दुनिया के अधिकतर देशों की संस्कृतियाँ अब अमेरिकी डर्रे पर ढलने लग गई हैं। तो अमेरिकी डर्रे का जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये होता है कि अधिकतर संस्कृतियाँ अपने आप को अमेरिका की तर्ज पर डाल रही हैं। उसे कहते हैं दोस्तों मैकडोनाल्डीकरण। इसके बाद वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव बताइए। दोस्तों वैश्वीकरण का सकारात्मक जो प्रभाव होता है वो क्या नाम है, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। इस वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव में हम देखते हैं कि हमारी जो पसंद नापसंद है उसका दायरा बढ़ता है। पसंद नापसंद का मतलब जो वस्तु हमें पसंद नहीं है उसको हम नहीं खरीदते, बाकी जो वस्तु हमें पसंद आती है उसे हम विदेशों से भी मंगा सकते हैं। और वैश्वीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो वस्तुओं का, व्यक्तियों का, विचारों का, पूंजी का प्रभाव होता है। और प्रभाव कहाँ? तो एक देश से दूसरे देश में होता है। वामसेव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वामसेव का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था दलित पैंथर्स। दोस्तों याद रखना, इससे पहले हमने एक संगठन पढ़ा था दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न हुआ जो रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति करना, यानी कि जो काम दलित पैंथर्स नहीं कर पा रहा था उसे वामसेव के माध्यम से किया गया था। और दोस्तों यहाँ से वामसेव की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, BAMCEP, वामसेव, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये याद रखना, यहाँ से वामसेव की फुल फॉर्म है वो पूछी जाएगी। दोस्तों थोड़ी देर रुको, ये बड़े बड़े प्रश्नों के आंसर है वो अपन देखने वाले हैं। जन आंदोलनों से क्या अभिप्राय है? तो जन आंदोलन, इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक जन और एक आंदोलन। तो जन आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन। और इसमें ऐसे लोग भाग लेते हैं जिनकी कोई समस्या होती है या जिनकी जनहित को लेकर जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो जन आंदोलन कहलाते हैं। यानी कि वे लोग जिनको अपने अधिकारों की आपूर्ति नहीं हो पाती या अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं वो जन आंदोलन कहलाते हैं। या फिर ये लोग खुद करते हैं या इनके माध्यम से या इनके थ्रू कोई और करता है। इसके बाद दोस्तों देखो, सांस्कृतिक वर्चस्व से क्या आशय है? और सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करें तो ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से, और इनके आंसर है वो हम कंटिन्यू देखते चलेंगे। तो दोस्तों देखो, पहला ही प्रश्न है सांस्कृतिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? तो सांस्कृतिक वर्चस्व का जो तात्पर्य है वो देखो एक बार। सांस्कृतिक वर्चस्व दोस्तों मैं बताऊं, ये क्या नाम है, समकालीन विश्व में जो राजनीति है उससे पूछा गया, और उसका ये थर्ड टॉपिक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व में हम देखते हैं जो क्या नाम है, चार ऑपरेशन चलाए थे, और उसी में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व और आर्थिक वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व वो देखते हैं। तो उनमें से सांस्कृतिक वर्चस्व वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व का सिंपल सा मतलब होता है अमेरिका की संस्कृति का वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व का तात्पर्य होता है सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग का क्या हो जाना, दबदबा स्थापित हो जाना। सांस्कृतिक वर्चस्व में रजामंदी से बात मनवाई जाती है, ना कि दबाव से। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान के चलो हमें किसी देश की कोई वस्तु पसंद आ रही है तो उस वस्तु को हम खरीद के अपने देश में लेके आएंगे, और ये अपने देश में खरीद कर हम किसी के दबाव में नहीं लाते बल्कि अपनी मर्जी से लेके आते हैं। और कोई भी जो बात है वो रजामंदी का मतलब होता है अपनी मर्जी से मानना, किसी के दबाव में आकर नहीं मानते, तो उसको कहते हैं अपन सांस्कृतिक वर्चस्व। और वर्तमान में देखें तो दुनिया में सर्वाधिक जो सांस्कृतिक वर्चस्व दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमें अमेरिका का। इसके बाद डचेस से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, दक्षिण एशिया यानी कि जो समकालीन दक्षिण एशिया हम टॉपिक देखते हैं अध्याय 5, तो उसमें से पूछा गया है, यानी कि समकालीन विश्व में राजनीति उससे पूछा गया प्रश्न है। डचेस से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या देखते हैं, डचेस और इसी को बोलते हैं अपन सार्क, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है। और इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो डचेस की बात करें तो डचेस से आशय है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह दक्षिण एशिया के 8 देश, और 8 देश याद रखना दोस्तों कौन कौन से हैं? तो 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। और इन सभी के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की है। यानी कि इसमें 8 देश शामिल हैं, और 8 देश में अफगानिस्तान भी आता है, और भारत के पड़ोसी देश तो आपको आते ही होंगे,
तो भारत के पड़ोसी देश में जब हम मानचित्र में देखते हैं तो मानचित्र में ये चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। कौन सी? तो देखो इधर तो हमें दिखाई जाती हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। तो और इसमें ही शामिल हो जाता है अपना अफगानिस्तान। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो सुरक्षा की परंपरागत और गैर परंपरागत धारणाओं में अंतर बताइए। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है वो रहेगी, यानी कि सुरक्षा की परंपरागत और गैर परंपरागत धारणा में अंतर बताइए। तो सुरक्षा की परंपरागत और अपरंपरागत धारणा में अंतर देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सिर्फ भूखंड तथा उसमें रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करना और सशस्त्र सैन्य हमलों को रोकना है। जबकि अपरंपरागत की बात करें दोस्तों, परंपरागत में वे खतरे आते हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन अपरंपरागत में वे खतरे आते हैं जो अभी हाल ही में उत्पन्न हुए नए। तो अपरंपरागत धारणा में हम क्या देख पाते हैं? तो अपरंपरागत धारणा में देख पाते हैं भूभाग, प्राणियों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मानवाधिकारों की रक्षा भी शामिल है। भूभाग, प्राणी और संपत्ति, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है तो पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान है वो रहता है। और इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना इसको। तो आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों देख लेते हैं किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे आप। तो पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे, पहली बात याद रखना। और इसी समय यानी कि वनों को काटने से तो रोकेंगे, बाकी जो लोग हैं सॉरी दोस्तों ये आपको दिखा नहीं होगा, चलो अब दिख जाएगा। पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो वनों के अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। पहली बात पेड़ों को कटने से रोकेंगे और दूसरी बात पेड़ लगाने के प्रति क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे। दूसरी बात खनिजों के अंधाधुंध दोहन के विरुद्ध क्या चलाएंगे? अपन आंदोलन चलाएंगे। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो याद रखने वाली बात है। इसके बाद 7 नंबर अगला प्रश्न है सांस्कृतिक विभिन्नीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी कि संस्कृति का जो विभिन्नीकरण है, यानी कि विभिन्न देशों में जो संस्कृति अलग अलग दिखाई देती है उसको परिभाषित करवा रहा है। तो संस्कृति का विभिन्नीकरण क्या है दोस्तों? तो संस्कृति के विभिन्नीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण से हर संस्कृति ज़्यादा वैश्वीकरण में बात करें तो वैश्वीकरण से हर संस्कृति है वो कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है तो हर देश की जो संस्कृति है वो कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, यानी कि अपना अलग रूप धारण कर रही है और अलग रूप धारण कर रही है। इसको अपन सांस्कृतिक विभिन्नीकरण बोलते हैं। यानी कि जैसे भारत की संस्कृति है वो स्पष्ट दिखाई देती है, अमेरिका की संस्कृति वो भारत से अलग दिखाई देती है। वहीं पर अन्य देशों की बात करें जैसे ब्राज़ील की संस्कृति वो अलग दिखाई देती है, ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति वो अलग दिखाई देती है। तो देशों की जो संस्कृति है वो अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए है या विभिन्नीकरण लिए हुए हैं, उसी को अपन बोलते हैं सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। इसका अर्थ ये होता है कि सांस्कृतिक मेलजोल का प्रभाव है वो एक तरफा नहीं होता बल्कि दो तरफा होता है। एक तरफा और दो तरफा का मतलब किसी भी संस्कृति का प्रभाव एक तरफा नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव भारत पर सीधा सीधा पड़ने लग जाए या फिर भारत की संस्कृति का प्रभाव अमेरिका में, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव भारत पर देखने को मिले, बल्कि अगर अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव भारत पर देखने को मिल रहा है तो उधर से भारत की संस्कृति का प्रभाव है वो अमेरिका पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो भारत और श्रीलंका की दो समान विशेषता बताइए, वो ये पूछ रहा है। और भारत और श्रीलंका की लोकेशन आपको पता होगी दोस्तों। श्रीलंका की लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे लटका हुआ एक देश है और ये पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका की दो समान विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो भारत और श्रीलंका की दो समान विशेषता कौन कौन सी हैं? तो देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन के अधीन रहे और कुछ माह के अंतराल में इन्हें क्या मिल गई थी? स्वतंत्रता मिल गई थी। भारत 1947 में और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। सिंपल सा पॉइंट है, यानी कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और चीन भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन चला आ रहा है।
ये भी दोनों बातें याद रखनी है। यानी कि भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन अपनाया है, तो वहीं पर चीन क्या नाम है श्रीलंका के द्वारा भी आज़ादी के बाद कौन सा शासन अपनाया है, तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक शासन है वो अपनाया है। आगे देखो दोस्तों अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वीटो किसे कहते हैं। याद रखने वाली बात है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीटो। मैं बता देता हूँ ये पूछा किस में से गया है, तो ये पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक संगठन आता है यूएनओ, वहाँ से पूछा गया प्रश्न है। और यूएनओ की इससे पहले वाले मॉडल पेपर में हमने चर्चा भी की थी। यूएनओ की 6 संस्थाएं होती हैं, और उन 6 संस्थाओं में से एक संस्था, देखो दोस्तों मैं बता दूँ, ये एक संस्था होती है यूएनओ, और यूएनओ की 6 संस्थाएँ होती हैं, और इन 6 संस्थाओं में से एक संस्था आती है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। कौन सी परिषद, सुरक्षा परिषद। और इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य बैठते हैं, और 15 सदस्यों में 5 सदस्य आते हैं स्थायी और 10 सदस्य आते हैं अस्थायी। 10 कितने आते हैं, 10 आते हैं अस्थायी। अस्थायी मतलब जिनका जो टाइम पीरियड वो फिक्स नहीं होता, उनको बोलते हैं अपन अस्थायी सदस्य। और ये 10 सदस्य अस्थायी, 5 स्थायी। तो दोस्तों 5 देशों के पास, जिसमें अपन बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 देश आते हैं। तो इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति प्राप्त, इन 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। और वीटो का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है कि किसी भी आदेश को मानने से इनकार करने की शक्ति, यानी कि किसी भी बात की अवहेलना करने की शक्ति होती है, उसको कहते हैं अपन वीटो पावर। देख लेते हैं इसका सटीक आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों देखो वीटो पावर का, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद का, दोस्तों मैंने बताई थी वही सुरक्षा परिषद जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण या सार्वजनिक प्रश्न पर असहमति प्रकट करता है, असहमति का मतलब होता है अगर वो मना कर देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, और उसके इस अधिकार को अपन क्या कहते हैं, तो इसके इस अधिकार को हम वीटो पावर है वो कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और वीटो पावर प्राप्त कितने देश हैं, तो 5 देश वीटो पावर प्राप्त हैं, और ये 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। याद रखना, नाम इनके नाम पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है। एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है। एकल पार्टी प्रभुत्व का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी देश में अगर एक पार्टी का शासन चल रहा है तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप। तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या है, तो एकल पार्टी प्रभुत्व का जो आंसर है वो है ये। एकल पार्टी प्रभुत्व से तात्पर्य आशय है कि राजनीतिक व्यवस्था पर अन्य दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व स्थापित हो जाना, यानी कि एकल पार्टी प्रभुत्व का तात्पर्य, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था तो लोकतांत्रिक है और उस लोकतांत्रिक में एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं, यानी कि अन्य दलों के होते हुए भी किसी एक दल का क्या हो जाना, वर्चस्व स्थापित हो जाना। और वर्चस्व कैसे, जैसे आपको याद होगा हमने देखा था भारत में आज़ादी के बाद से ही पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, और 1952 से लेकर 1967 तक लगातार कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा था, अर्थात कांग्रेस पार्टी ही बार बार चुनाव जीत के आई थी। तो ये एकल पार्टी का प्रभुत्व है, और ये 1967 तक, और अपन बात करें तो लगभग 1977 तक एक छत्र कांग्रेस का शासन ही रहा था। क्यों, क्योंकि 1977 में जो चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई थी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न अपने को याद रखना है। भारत में 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। भारत में 1967 के जो चुनाव थे उन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो चौथे आम चुनाव हम देखते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो चौथे आम चुनाव में सबसे पहले ये बात याद रखनी है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, चौथे आम चुनाव ये 1967 के परिणामों ने कांग्रेस को गहरा झटका दे दिया था। उसके मत प्रतिशत और सीटों में भारी गिरावट है वो दर्ज की गई थी, और ये गिरावट हमने देखी थी 1967 के आम चुनाव में। क्यों, क्योंकि अब तक के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत और सीटों की संख्या और वोटों का प्रतिशत वो बहुत अधिक प्राप्त हो रहा था, लेकिन 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को वोटों का प्रतिशत बहुत कम प्राप्त हुआ था, मत प्रतिशत और सीटों में गिरावट दर्ज की गई थी। इंदिरा गांधी के
मंत्रिमंडल के आधे से मंत्री यहाँ पर चुनाव हार गए थे। और तीसरा पॉइंट क्या है, तो कांग्रेस को 8 राज्यों की बात करें तो 8 राज्य विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे क्या नाम दिया था, तो राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी थी। दोस्तों याद रखने वाला प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है, हमने देखा है क्योंकि 1967 से पहले जितने भी चुनाव हुए थे उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सीटों की संख्या और वोटों का प्रतिशत बहुतायत में यानी कि बहुत अधिक प्राप्त हो रहा था, लेकिन 1967 में हम देखते हैं तो वोटों का प्रतिशत गिर गया था, सीटों की संख्या गिर गई थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे से मंत्री चुनाव हार गए थे और इसको 8 राज्यों में विधानसभा सरकार इसकी बन ही नहीं पाई थी, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उन विधानसभा चुनावों में भी इसको कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और जब इतने बदलाव देखे जा रहे थे तो जो राजनीति के पर्यवेक्षक थे, राजनीति की देखभाल, राजनीति की तरफ यानी कि राजनीति का जो संकेत के सहारा करने वाले जो लोग थे उन्होंने अनुमान लगाया था, उन्होंने कहा था और उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, राजनीतिक भूचाल। याद रखना दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है 1969 से 1971 69 से 71 तक के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि ऐसी 2 समस्याएं बताइए जो 1969 से 71 तक इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा फेस की गई थी। तो कौन कौन सी समस्याएं थी दोस्तों, तो देखो, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी इसको देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 से 1971 की बात करें के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया था। तो सबसे पहले उसे सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर अपना निजी मुकाम है वो बनाने की चुनौती मिली थी। निजी मुकाम मतलब अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करने की चुनौती है वो मिली थी। क्यों? क्योंकि हम देख पाते हैं 1969 में कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है वो हो गया था। दूसरा, कांग्रेस के 1967 के चुनावों में जो ज़मीन खोई थी उसे वापस हासिल करना था, यानी कि ज़मीन नहीं खोई थी दोस्तों, मैं बता देता हूँ, यानी कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को वापस से जिताना था। तो ये 2 पॉइंट है, याद रखना है, यानी कि सबसे पहले यानी कि सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर निजी मुकाम हासिल करना, और दूसरा 1967 के आम चुनाव में जिन क्षेत्रों में ये कांग्रेस पार्टी हार गई थी उनमें वापस से जीत हासिल करना। आगे दोस्तों नेक्स्ट पर्सन, और ये नेक्स्ट पर्सन है दलित पैंथर्स क्या है, इसकी प्रमुख मांगें क्या थी, बताइए। तो दोस्तों दलित पैंथर्स की बात करें तो दलित पैंथर्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ। दलित पैंथर्स दलित लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। अगर दलित पैंथर्स की बात करें तो ये महाराष्ट्र में बना था और 1972 में बना था। दलित युवाओं के द्वारा बनाया गया एक संगठन था और इसकी प्रमुख मांगें थी, एक तो इनके साथ जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में इनके साथ खूब ज़्यादा अन्याय हो रहा था, किसके साथ, दलितों के साथ। और दूसरा, आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक तो जाति आधारित असमानता थी इनके साथ और एक भौतिक साधनों को लेकर इनके साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। दूसरी बात, आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियां कारगर ढंग से लागू वो नहीं हो पा रही थी, अर्थात उनका क्रियान्वयन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद और अलगाववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर क्षेत्रवाद की और अलगाववाद की बात करें तो दोनों एक ही चीज़ है। क्षेत्रवाद इसका जोर कम होता है और अलगाववाद इसका जोर ज़्यादा होता है, अर्थात किसी एक राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाने की प्रोसेस है वो अलगाववाद कहलाती है और उसकी शुरुआती प्रोसेस होती है वो क्षेत्रवाद कहलाती है। तो देखो क्षेत्रवाद की बात करें तो क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता करने के पक्ष में है, यानी कि केंद्रीकरण के विरुद्ध, यानी कि केंद्र की जो सरकार होती है उसके विरुद्ध जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं उनको अधिक शक्ति और स्वायत्तता दी जाती है, यानी कि उनके खुद के नियम अपने होते हैं। जबकि अलगाववाद अपने क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करता है। दोनों पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, यानी कि क्षेत्रवाद और अलगाववाद दोनों होते क्या हैं। तो क्षेत्रवाद तो देख लिया हमने, केंद्रीकरण के विरुद्ध किसी भी क्षेत्र को शक्तियाँ और स्वायत्तता में अधिकता प्रदान करना, और दूसरा और अलगाववाद होता है किसी क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना। दोस्तों अलगाववाद अगला प्रश्न है, अलगाववाद के कोई 2 कारण लिखिए। तो अलगाववाद के कोई 2 कारण, तो ये दोस्तों हम देख लेते हैं अलगाववाद के कौन कौन से 2 कारण थे। अलगाववाद का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जो हमने अभी भी देखा है कि किसी क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना।
और अलगाववाद के जो कारण होते हैं, अलगाववाद की भावना को भड़काने में राजनीतिक दलों की संकीर्ण मनोवृत्ति होती है, यानी कि उनकी छोटी सोच वाले जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी छोटी सोच के कारण ही, तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि राजनीतिक दलों की छोटी सोच के कारण, यानी कि संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण। और दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरा क्या आता है, तो दूसरा भी देख लो, आर्थिक असमानता, क्या नाम, असमान आर्थिक विकास और पिछड़ापन भी अलगाववाद को बढ़ावा देता है और पिछड़े क्षेत्रों में पृथकता की भावनाएं जन्म लेती है। अर्थात असमान आर्थिक विकास, यानी कि जैसे मान के चलो कोई दो क्षेत्र ले लो और दो क्षेत्रों में से एक क्षेत्र का आर्थिक विकास तो अच्छा हो पा रहा है, बाकी दूसरे क्षेत्र का आर्थिक विकास अच्छा नहीं हो पा रहा, तो जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास अच्छा नहीं होगा उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, वो सिंपल सी बात है अलगाववाद की मांग करेंगे, और जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वही से पृथकता की जो भावना है वो जन्म ले जाती है। अगली बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों दो खंड क्लियर हो चुके हैं, खंड आ और खंड बा, और अब देख रहे हैं हम खंड सा। तो खंड सा में आपको पता है 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो देखो दोस्तों कौन सा दे रखा है, तो सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है खंड सा में वो दे रखा है हरित क्रांति के विषय में कौन कौन सी आशंकाएँ हैं और क्या ये आशंकाएँ सच निकली थी क्या। और यहाँ से पहला प्रश्न है वो खंड सा का हमारा शुरू हो जाता है, यानी कि हरित क्रांति के विषय में कौन कौन सी आशंकाएं थीं और क्या ये आशंकाएं सच निकली थी क्या। तो दोस्तों हरित क्रांति के बारे में आपको पता ही होगा, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति, ये आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत क्या आपको काफ़ी अच्छे से आती भी होगी हरित क्रांति। तो सबसे पहले हरित क्रांति के विषय में 2 भ्रांतियाँ देखी गई थी, यानी कि 2 डाउट वो देखे गए थे। तो सबसे पहले हरित क्रांति से अमीरों और गरीबों में विषमता बढ़ जाएगी क्योंकि बड़े जमींदारी इच्छित अनुदानों का क्रय कर सकेंगे। दोस्तों बात सही है, और उस समय हुआ भी था कि हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने को मिला था इसका जो सर्वाधिक लाभ है वो अमीरों को देखने को मिला था और गरीबों को इसका लाभ है वो कम मिल पाया था, क्योंकि जो लोग अमीर थे पहले से, जिनके पास बड़े बड़े भूखंड थे, ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन लोगों को इसको सर्वाधिक लाभ और इच्छित अनुदान मिले थे, उन्हें ही हरित क्रांति का लाभ मिलेगा, वे और अधिक धनी हो जाएंगे और निर्धनों को हरित क्रांति से कोई लाभ है वो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, सही भी है। उन्नत बीज वाली फसलों पर जीव जंतु आक्रमण है वो करेंगे, सिंपल सी बात है, उन्नत बीज वाली जो फसलें हैं उन पर क्या करेंगे, तो जीव जंतु आक्रमण करेंगे। दोनों भ्रांतियां सच नहीं हुई क्योंकि सरकार ने छोटे किसानों को निम्न ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था और रासायनिक खादों पर आर्थिक सहायता दी थी ताकि वे उन्नत बीज और रासायनिक खाद सरलता से खरीद सकें, उनका उपयोग कर सकें। जीव जंतुओं के आक्रमणों को भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं द्वारा कम कर दिया गया था। और ये बात भी सही है दोस्तों, ये दोनों भ्रांतियाँ जो सोची गई थी इसमें प्रभाव तो देखने को मिला था, उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि हरित क्रांति में हम सर्वाधिक क्या देखते हैं, जो अमीर किसान थे वो तो अमीर होते चले गए थे और जो गरीब किसान थे वो गरीब होते चले गए थे। और इसका जो प्रभाव है वो क्षेत्रों में कुछ विशेष क्षेत्रों में देखने को मिला था। जैसे हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ देखा गया था, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव ये देखा गया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाकी अन्य क्षेत्रों के किसानों को इसका लाभ है वो बहुत कम मिल पा रहा था और बहुत कम मिल पाया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, तो अगला प्रश्न कहता है कि पंडित नेहरू की विदेश नीति की कोई 4 विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना इसको कि पंडित नेहरू की विदेश नीति की 4 विशेषता बताइए। और यहाँ से 1 नंबर का पहले प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है कि भारत की विदेश नीति तय करने में प्रमुख भूमिका किस व्यक्ति की रही थी, तो वो किस व्यक्ति की रही थी, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो देखो दोस्तों, पंडित नेहरू की विदेश नीति की कोई 4 विशेषता हैं, तो 4 विशेषताएं देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पंडित नेहरू की कुछ 4 विशेषताएं, तो सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति। अगर गुटनिरपेक्षता की नीति की बात करें तो ये आपको आती होगी, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था, यूएसए और यूएसएसआर। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हाल ही में स्वतंत्र हुए देशों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, जिसको बोलते हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता नेहरू की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल ना होना, और इसके माध्यम से हम
ना तो नाटो में शामिल हुए थे और ना ही हम वार्सा पैक्ट में शामिल हुए थे, और स्वतंत्र नीति का क्या किया था, हमने अनुसरण किया था। दूसरा है विश्व शांति और सुरक्षा की नीति। तो नेहरू जी की विदेश नीति का जो आधारभूत सिद्धांत था वो था विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और इसी नीति के तहत हमने चीन के साथ शांति समझौता किया था 1955 में, पंचशील समझौता, आपको याद होगा। तो इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कौन सा आता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का सिंपल सा मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और उपनिवेशवाद का भी मतलब यही होता है कि कोई भी शक्तिशाली देश किसी गरीब या निर्धन देश पर अपना क्या नाम है, पहले तो राजनीतिक रूप से प्रभाव जमाता है, और उसके बाद उसमें उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का दोहन करके खुद के हित के लिए, अपने हित के लिए उपयोग में लेता है। तो नेहरू ने सदैव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या किया था, विरोध किया था। अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, और अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये तो नीति हमारी बहुत पहले से, शुरुआत से यही नीति रही है। नेहरू की विदेश नीति में एक अन्य विशेषता यही है कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों से हमने आज तक कैसा व्यवहार रखा है, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने का प्रयास है वो किया है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कौन सा आता है, तो अगला प्रश्न आता है 19 नंबर। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप आपातकाल की आलोचना किन आधारों पर करते हैं या किन आधारों पर करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप, और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपातकाल की आलोचना करनी है, और आपातकाल की आलोचना करनी है तो आप किन आधारों पर करेंगे, यानी कि किन किन पॉइंटों का आप आधार बनाएंगे और आधार बनाकर आपातकाल की आलोचना है वो करेंगे। तो देखो दोस्तों किन किन आधारों पर आप आपातकाल की आलोचना कर सकते हैं। तो देखो अभी अभी इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी हमने आपातकाल की चर्चा की थी, और आपको याद भी होगा, और वो आपातकाल हमने देखा भी था कि मैंने उस समय मैंने बताया था कि जो आपातकाल लगा था वो 25 जून 1975 को लगाया गया था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और उस समय आपातकाल, और एक इससे पहले हमने प्रश्न पूछा भी था कि वर्तमान में जो आपातकाल लगाने का जो कारण है वो प्रमुख रूप से, आंतरिक आपातकाल लगाने का जो कारण है प्रमुख रूप से क्या बताया जाता है, तो वर्तमान में आपातकाल लगाने का जो प्रमुख कारण है वो होगा सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति नहीं होगी। तो इसमें देखो आपातकाल के पहले तो दुष्प्रभाव देख लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के दुष्प्रभाव क्या देखने को मिले थे, और उसके बाद इसकी जो आलोचना है वो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के निम्नलिखित दुष्प्रभाव वो पड़े थे। नंबर 1, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का ठप होना। उस समय हम देखते हैं जब आपातकाल लगाया गया था तो लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली वो एकदम ठप हो गई थी। कोई भी दल है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा था, और हमने ये भी देखा था कि आपातकाल के समय लोगों पर सार्वजनिक तौर पर क्या किया गया था, विरोध किया गया था, और विरोध करने के विरोध करने का जो विरोध मतलब जो सार्वजनिक लोग थे वो विरोध कर रहे थे, उनके विरोध को दबाने का प्रयास है वो भी किया गया था। यानी कि उस समय लोकतंत्र व्यवस्था वो नहीं रही थी। आपातकाल में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध करने की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली उसको क्या कर दिया गया था, ठप कर दिया गया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ क्या नहीं कर सकता था, विरोध नहीं कर सकता था। दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा है निवारक नज़रबंदी कानून का दुरुपयोग। और निवारक नज़रबंदी क्या होता है, तो निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कानून का दुरुपयोग करते हुए अन्य क्या नाम है व्यक्तियों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, और बाद में उनको ये अधिकार भी नहीं देना कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकें। आपातकाल में निवारक नज़रबंदी कानून को दुरुपयोग करते हुए लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें अपनी गिरफ्तारी की चुनौती का अधिकार भी नहीं दिया गया था। यानी कि वो ये भी नहीं पूछ सकते थे कि साहब हमें गिरफ्तार है वो किस कारण से किया गया है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण भी नहीं पूछ पाते थे, उनको क्या कर लिया जाता था, तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला है प्रेस पर नियंत्रण। और प्रेस पर नियंत्रण की बात करें तो आपातकाल के दौरान हम देखते हैं, देखो सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई देश लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक देश में जो आम जनता होती है उसको सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार होता है, और सरकार का विरोध करने का जो अधिकार होता है वो भी यहाँ पर छिन गया था। और सरकार का जो विरोध है वो आम जनता का जो विरोध है वो प्रेस के माध्यम से ही अन्य लोगों तक पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रेस पर भी क्या लगा दिया गया था, नियंत्रण लगा दिया गया था। प्रेस का मतलब जो समाचार पत्र होते हैं उन पर आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर भी क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दी थी। और सरकार ने कहा था कि भविष्य में अगर अखबार में कुछ भी छापना हो तो पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसके बाद दोस्तों देखो 42वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, ये हमने इससे संबंधित पहले भी प्रश्न देखा था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधायिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, याद होगा आपको। तो यहाँ से देखो आपातकाल के दौरान ही संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ, इसके जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बड़े बड़े बदलाव है वो देखे गए थे। और बड़े बड़े बदलाव कौन कौन से देखे गए थे, तो देखो बड़े बड़े बदलाव है दोस्तों वो कौन कौन से देखे गए थे, तो देखो एक बार। तो सबसे पहले हमने क्या बदलाव देखा था दोस्तों, ये प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से यहीं पर 3 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट कर दिया गया। हाँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये किया गया था, तो विधायिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और इसी में कहा गया था 42वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, निर्वाचन है, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। तो मैंने यही से बता दिया है। और इसके बाद देखो दोस्तों अगला प्रश्न, नेक्स्ट नंबर, तो यह कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने में गठबंधन सरकारों ने सहायता की है। यानी कि दोस्तों प्रश्न पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने में गठबंधन सरकार ने सहायता की है। तो यानी कि सहमति का मतलब होता है आपसी सहमति, यानी कि एक दूसरे की बात मानने की प्रक्रिया, और इसमें गठबंधन सरकारों ने किस प्रकार सहायता है वो की है। तो देखो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो गठबंधन की जो सरकारें बनी थी वो यहाँ से अपने को देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो गठबंधन की सरकारों की सहमति क्या क्या थी, तो गठबंधन की सरकारों की सहमति सबसे पहले गठबंधन की सरकारें जितनी बनी थी या फिर जो भी सरकार बनी थी उन सभी की नई आर्थिक नीति पर सहमति थी। और नई आर्थिक नीति का मतलब होता है जो देश के विकास की नीति बहुत पहले से चली आ रही थी उस नीति को ही आगे लागू करना था। अर्थात अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति है वो बनेगा। और नई आर्थिक नीति यानी कि जो शुरुआत से बन चुकी थी आज़ादी के बाद से, उन्हीं नीतियों पर प्रत्येक सरकार है वो काम कर रही थी। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, अगर इसकी बात करें तो गठबंधन सरकारों में शामिल राजनीतिक दल, अब उन दलों में ये इस बात पर भी सहमति बन गई थी कि पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में क्या देना चाहिए, तो पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न ईजिली, और ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, अगला पॉइंट क्या है, तो केंद्रीय शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। और केंद्रीय शासन में यानी कि जो भी केंद्र में सरकार बन रही थी उनमें केंद्र में सरकार बनाने में इन क्षेत्रीय दलों ने या प्रांतीय दलों ने प्रमुख भूमिका वो बनाई थी। गठबंधन सरकारों में प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे थे। अब प्रांतीय और केंद्रीय दलों का जो भेद है वो कैसा हो रहा था, कम हो रहा था। यानी कि पहले इनमें भेदभाव है वो खूब ज़्यादा दिखाई देता था, और जब से केंद्र सरकार बनाने में प्रांतीय दलों ने भूमिका निभाई थी तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगातार कम होता चला गया। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर, तो गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम की क्रियान्विति पर अधिक जोर दिया जाता है। विचारधारा का तत्व इस सरकार में गौण हो गया है, यानी कि विचारधारा का जो तत्व है वो नहीं चलेगा, बाकी विचारधारा से संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति प्रमुख है। यानी कि जो भी आर्थिक विकास के कार्यक्रम लाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति है वो क्या नाम है पूर्ण जोर के साथ है वो होनी चाहिए, अर्थात पुरजोर के साथ है वो होनी चाहिए, और इसी से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध बनती चली जाएगी। आगे दोस्तों खंडदा की बात करें तो खंडदा की बात कर लेते हैं, और खंडदा में जो प्रश्न है वो कैसे कैसे पूछे गए हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों। खंडदा में 3 प्रश्न आएंगे और 3 प्रश्न अपने 4-4 नंबर के हैं वो आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले खंडदा में जो प्रश्न है वो कौन सा पूछा गया है, तो खंडदा में जो प्रश्न पूछा गया है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा प्रश्न है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा, इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से अपन पहले इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखो इसका आंसर है वो किस प्रकार से है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति है और इसकी प्रकृति और सिद्धांतों के बारे में मैं चर्चा करनी है।
तो गुटमेस्ता की नीति की बात करें तो दोस्तों, गुटमेस्ता की नीति तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, यानी कि जब पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय विश्व में 2 ध्रुव बन गए थे। और 2 ध्रुव कौन कौन से थे? तो एक तो बना था दोस्तों नाटो और यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में, और दूसरा बना था सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट। और वहीं पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो हाल ही में स्वतंत्र हुए देश थे, उन स्वतंत्र देशों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक तीसरा ही संगठन बना दिया था, और उसका नाम था गुटनपेच आंदोलन। तो गुटनपेचता का अर्थ थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी। गुटनपेचता का अर्थ है कि भारत और उसके सहयोगी देश जो भी उस समय हाल ही में आज़ाद हुए थे, उन आज़ाद हुए देशों को दोनों महाशक्तियों में जुड़ने से रोकना। तो गुटनपेचता का अर्थ है, गुटनपेचता का शाब्दिक अर्थ है दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। अब ये भी दोस्तों उसी की बात की है। इसका अभिप्राय है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। गुण दोष यानी कि क्या लाभ होंगे, क्या फायदे होंगे, लेकिन निर्णय उस देश का खुद का होना चाहिए। और राष्ट्रीय हित एवं विश्व शांति के आधार पर गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ये जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो उसके बाद देखो दोस्तों, गुटनपेचता की प्रकृति और सिद्धांत क्या क्या है। तो गुटनपेचता की जो प्रकृति है और सिद्धांत है, वो उन सिद्धांतों में सबसे पहले देखते हैं हम गुटनपेचता प्रत्यक्षतावाद नहीं। इसका जो सिंपल सा मतलब होता है, तो वो प्रत्यक्षतावाद का जो अर्थ होता है वो तो होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर अलग रखना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों मतलब पूरे विश्व में क्या चल रहा है, तो उसकी हम देखभाल नहीं करें, उसके प्रति हम मतलब किसी प्रकार का जो लगाव है वो नहीं रहेंगे। इसको तो बोलते हैं प्रत्यक्षतावाद। जबकि गुटनपेचता की जो नीति होती है वो विश्व के मामलों में सक्रिय रहने की नीति है, यानी कि हम विश्व के मामलों को देख रेख वो कर रहे हैं, यानी कि विश्व में जो भी मामले चल रहे हैं उनसे हम अवगत हैं, उनसे हम पृथक नहीं हैं, उनसे अवगत हैं, लेकिन हम उनमें इंटरेस्ट है वो नहीं ले रहे हैं। इसके बाद गुटनपेचता तटस्थता नहीं है। तटस्थता का जो सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों, वो होता है अपने को युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। यानी कि कोई भी देश दो देशों के मध्य अगर कोई युद्ध चल रहा है तो उससे अलग रहने की प्रवृत्ति है। तो तटस्थता का जो अर्थ होता है वो मुख्य रूप से युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करता है। जबकि गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए हैं और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है, और हो रहे युद्ध के अंत करने के लिए उन्होंने क्या किए, तो प्रयास भी किए हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये देख पाते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत हमने शीत युद्ध जो चल रहा था, तो जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ सकते थे, तो उनके लड़ने को या उनकी लड़ाई को समाप्त करने में भारत की इस गुटनिरपेक्षता नीति ने प्रमुख रूप से योगदान वो निभाया है। हमने गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से दोनों देशों के मध्य होने वाले जो युद्ध की आशंका थी, उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थ नहीं है। इसके बाद विश्व शांति की चिंता, और विश्व शांति की चिंता की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख चिंता विश्व में शांति स्थापित करने की रही है, और ये तो हमने शुरुआत से ही बता दिया है। आर्थिक सहायता लेना, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ताकि वे अपना आर्थिक विकास और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पर निर्भर हो सकें। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना, गुटनिरपेक्ष देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का समर्थन किया है, यानी कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय धारणा है उनको समर्थन किया है, और इसकी स्थापना के लिए हमने क्या किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में दबाव भी बना रहे हैं। किसके प्रति, तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के प्रति। दोस्तों सेकंड वाले आंसर को अपन देखेंगे नहीं, अथवा वाले को हम केवल इसी को देखेंगे, और अथवा वाले को आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आशय, और इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। हम देख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद देखो 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न में हम क्या देख पा रहे हैं, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, नहीं देखेंगे इसको। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती है वो दे सकने की क्षमता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों को पुष्ट कीजिए। दोस्तों मोस्ट पर्सन है, यहाँ से आने की संभावना रहेगी। क्या जो चीन और भारत हैं, ये जो वर्तमान में उभरती अर्थव्यवस्था हैं, तो ये मौजूदा एक ध्रुवीय का मतलब है शीत युद्ध के बाद 2 ध्रुव बने थे, एक तो बना था अमेरिका और एक बना था सोवियत संघ, और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, उसका विघटन हो गया था 1991 में, और 1991 में विघटन होने से अब एक ही ध्रुव बचा है और वो है अमेरिका।
तो प्रश्न ये कह रहा है कि चीन और भारत जो नई उभरती अर्थव्यवस्था हैं, क्या इनमें ऐसी शक्ति है जो अमेरिका को टक्कर दे सके या अमेरिका को चुनौती दे सके। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने तर्क दीजिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आने की संभावना रहेगी। इसका आंसर है वो देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, इसका जो आंसर है वो हमें दिखाई दे रहा होगा और ये अथवा वाला आंसर है, जिसमें अपन कह रहे हैं कि एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता क्या भारत और चीन के पास है। इसका आंसर है हाँ। हम इस कथन से सहमत हैं कि चीन और भारत में मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। इसके समर्थन में हम निम्न तर्क दे सकते हैं। ठीक है साहब। तो देखो, चीन और भारत दोनों एशिया के दो प्राचीन, महान, शक्तिशाली, साधन संपन्न देश हैं और दोनों में परस्पर सुदृढ़ मित्रता है और सहयोग है और अमेरिका के लिए जो चिंता का कारण बन सकता है। दोस्तों अभी अभी बात की थी, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था में प्रमुख रूप क्या है, तो अमेरिका है। तो ये दोनों देश क्या कर सकते हैं, तो अमेरिका के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही देश कैसे हैं, तो दोनों ही देश प्राचीन हैं, शक्तिशाली हैं, महान हैं, साधन संपन्न हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो चीन और भारत दोनों ही विशाल जनसंख्या वाले देश हैं। इतना विशाल जनमानस अमेरिका के नियमित माल के लिए एक विशाल बाजार है वो प्रदान कर सकता है। और दोनों देश पश्चिम व अन्य देशों को कुशल और अकुशल सस्ते श्रमिक भी दे सकते हैं। ये भी पॉइंट अपने को याद रखना है। यानी कि दोनों देशों में जो जनसंख्या है वो अपार है, बहुत अधिक जनसंख्या है, दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं दो देशों में निवास करती है। तो इनमें मतलब एक तो ये लोग यानी कि ये दोनों देश पश्चिम के देशों को या अमेरिका के निर्मित माल के लिए एक बाजार उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरा, उनको कुशल और अकुशल और सस्ते श्रमिक दे सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, तो भारत और चीन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और तेज़ी से आर्थिक विकास के कारण ही आर्थिक क्षेत्र में एक ध्रुवीय व्यवस्था को क्या दे रही हैं, चुनौती दे रही हैं, क्योंकि ये तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगला पॉइंट बात करें तो दोनों ही राष्ट्र अपने यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य हैं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर चुके हैं। ये दोनों परस्पर सहयोग कर इस क्षेत्र में भी एक ध्रुवीय विश्व को क्या दे रहे हैं, तो चुनौती दे रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ये आश्चर्यजनक वृद्धि कर रहे हैं, आश्चर्यजनक प्रगति कर रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों पढ़ चुके हैं अपन। एक को तो बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और एक को बोलते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिकी एक अधिकारी की प्रवृत्ति को क्या नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों देश बहुउद्देशीय योजनाओं में, यातायात के साधनों के विकास में, जल विद्युत निर्माण क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और आदान प्रदान की नीतियां अपनाकर अपने को शीघ्र महाशक्ति की श्रेणी में ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक तो बहुउद्देशीय योजना है और इसके बाद यातायात के साधन, जल निर्माण उद्योग यानी जल विद्युत निर्माण क्षेत्र में यानी कि पानी से विद्युत बनाना। इसके बाद इन सभी में सहयोग लेकर और इन सभी का आदान प्रदान करके, यानी कि भारत अपनी तकनीकी चीन को प्रदान करके और चीन अपनी तकनीकी भारत को प्रदान करके, यानी कि आदान प्रदान की नीतियाँ अपनाकर दोनों ही क्या कर सकते हैं, शीघ्र महाशक्ति की श्रेणी में आ सकते हैं। दोनों देश आतंकवाद को समाप्त करने में, आतंकवाद दोस्तों याद रखना ये दुनिया के सब देशों की समस्या है आतंकवाद। तो दोनों देश आतंकवाद को समाप्त करने में परस्पर सहयोग देकर तस्करी रोकने में, तस्करी का मतलब होता है एक दूसरे के देश में की जाने वाली जो इलीगल सामान है उसका व्यापार, तस्करी रोकने में, नशीली दवाओं के उत्पादन पर रोक आदि में अपनी भूमिका है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, तो प्रभावित कर सकते हैं। ये भी दोस्तों याद रखने वाली बात है। यानी कि दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे में एक दूसरे का सहयोग करके या जो तस्करियाँ हो रही हैं उनके मसले पर एक दूसरे का सहयोग करके उनको रोक सकते हैं, उनके दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा सकते हैं और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है उसको हम चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको एक बार देख लेना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से पर्सन वो पूछे जाने की संभावना है वो रहेगी। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न
इस वाले मॉडल पेपर का सब लास्ट पर्सन है, और लास्ट पर्सन कौन सा है, तो लास्ट पर्सन है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का वर्णन है वो कीजिए। दोस्तों इसके बाद यही इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इसके बाद इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी हमने राज्य के पुनर्गठन देखा था और राज्य के पुनर्गठनों की समस्या वो बताई थी। तो दोस्तों अब मैंने बताया था जो राज्य का पुनर्गठन है वो राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए एक पुनर्गठन आयोग बना था। ये बात है आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद 1947 में जब देशी रियासतों आज़ादी के बाद जब देशी रियासतों का एकीकरण हो गया था, तो एकीकरण के बाद राज्यों का पुनर्गठन है वो करना पड़ा था भाषा के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। लेकिन इसमें प्रमुख जो आधार बनाया गया था वो बनाया गया था भाषा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर नहीं होना है अपने को इसी एनर्जी के साथ बैठे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। दोस्तों इसी का आंसर है वो देख लेते हैं भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर मैंने बताया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से भारतीय राजनीति क्षेत्र में कई गंभीर समस्याएं वो उत्पन्न हो गई थी। कई राज्यों के लोग अपनी भाषा के आधार पर, दोस्तों भाषा को पकड़ के रखना, भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग करने लगे थे। इसी कारण देश के कई भागों में लोगों द्वारा गंभीर आंदोलन आरंभ कर दिए गए थे और भारत सरकार को विवश होकर नए राज्य स्थापित करने पड़े थे। तो दोस्तों इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग है वो नहीं बताया गया है, तो मैं राज्य पुनर्गठन आयोग बता देता हूँ। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन करना था उसके लिए आयोग बनाया गया था, और वो आयोग बनाया गया था तो डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। और यहाँ पर दो इसके सदस्य और थे, एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू, एक थे KM पन्नीकर, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस आधार पर किया जाए। तो उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन करने का जो आधार बताया था वो बताया था भाषा को। तो दोस्तों देखो एक बार, और भाषा के आधार पर जब राज्य बनाए गए थे तो 1960 में बम्बई यानी कि मुंबई प्रांत था उसको महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों में, और 1966 में पंजाब राज्य को हरियाणा और पंजाब दो राज्यों में बांटना पड़ा था। इसी प्रकार 1963 में नागालैंड बनाया गया था, 1972 में मेघालय बनाया गया था और स्थापना की गई थी। और इसी वर्ष 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा, ये नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दोस्तों 1972 में ही बने थे। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये बनाए गए थे 1987 में वजूद में आए थे। और दोस्तों एक प्रश्न और याद रखना है यहाँ से कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और इसी का थोड़ा सा आंसर और बचा हुआ है वो भी देख लो। नवंबर 2000 में 3 राज्य बने थे, और 3 राज्य कौन कौन से बने थे, तो एक तो उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। इसी उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 2000 में बने थे। और इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बावजूद भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर में डोगरालैंड पश्चिम, तो दोस्तों नवीनतम राज्य यही है, कौन सा, तेलंगाना, और ये बना था 2 जून 2014 को। और इसके बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ समस्याएं आई, जैसे डोगरालैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखा और गुजरात में कच्छ राज्य और मध्य प्रदेश में विदर्भ राज्य की मांग भाषा के आधार पर की जा रही है। ये वर्तमान में चल रही है दोस्तों, याद मत रखना इनको। भाषाई क्षेत्र की यह भावना देश की राजनीतिक और क्षेत्रीय एकता के लिए क्या बन रही है, तो निरंतर खतरा उत्पन्न कर रही है। यदि शुद्ध भाषात्मक एकरूपता के आधार पर देखें तो भारतीय संघ का जो गठन है वो किया जाए। यदि हमारा देश इतने अधिक राज्यों में बंट जाएगा कि भारत के लिए एक राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखना असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत को जितने अधिक राज्यों में विभाजित किया जाएगा तो ये देश की जो अस्तित्व है, जो अपन कह सकते हैं कि देश एक राष्ट्र के रूप में रहता है, तो उसके अस्तित्व के लिए क्या खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अधिक राज्य नहीं बनाने चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ राज्य बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर नंबर 5 ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें आगे वाला पर्सन है जो नहीं देखेंगे। और यहाँ पर 5 नंबर मॉडल पेपर कंप्लीट है दोस्तों। इसी एनर्जी के साथ बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बोर नहीं होना है अपने को। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, और इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।